नमस्कार। कल कठुआ के बिलावर तहसील और उसके पास मछेड़ी जगह पे सेना के एक ट्रक पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया और उसमें हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए। इस महीने का जम्मू के अंदर 6 हमले हो चुके हैं और कल का हमला सबसे बड़ा हमला है, जिसमें 5 हमारे वीरों के 5 जवानों की जाने चलेगी, शहीद हो गए। घात लगाकर हमला किया था, छुपे हुए थे। क्या इसी तरह इसी बलबूते पे हम कह रहे हैं कि जम्मू के अंदर मिलिटेंसी खत्म हो गई है, टेररिज्म यहां पे खत्म हो गया। राजौरी, रियासी, कठुआ, हीरानगर कहां नहीं हो रहा और हम सब कुछ पुतले फूंक के पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगा के और एक दोष बढ़ देते हैं उसके ऊपर। क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता? वो जो आतंकवादी हैं वो सीमा से लेकर मछेड़ी तक पहुंच के कैसे पहुंचे? कितने गांव थे रास्ते में? कौन उनका हमदर्द था? कौन उनका गाइड था? कहां उन्होंने खाना खाया? कहां वो रहे? किसी को नहीं पता चला। बिल्कुल चुपचाप वहां पे पहुंच के उन्हें पता था कि सेना का वाहन आएगा, वो घात लगा के हमला किया उन्होंने, वही जैसे उन्होंने सोचा होता, और 5 जवान हमारे शहीद हो गए। आज हमारे साथ है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान और कर्नल डॉक्टर वीके साई वीर चक्र। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। क्या इसी तरह हम सहन करते रहेंगे? क्या इसी तरह शहादत का बदला लेंगे? यही कह के हम खामोश हो जाएंगे? 1 महीने में 6 बार हो चुका है और 5 जवान कल हमारे शहीद हो गए। हमारे साथ है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब और कर्नल डॉक्टर वीके साई वीर चक्र है। दोनों सेना में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी है, युद्ध देखे हैं, हर चीज देखी है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह के हालात जो है जम्मू के अंदर बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दर्शी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब, शुरुआत मैं आपसे करता हूं कि इस वक्त जबकि अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है और 90,000 से ज्यादा हमारे जवान जो है उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्या यही एक कारण है कि पाकिस्तान को मौका मिल रहा है कि कश्मीर में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए, खबरों में रखने के लिए उन्होंने जम्मू को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? कल इसी का एक हिस्सा है। देखिए आदर्श जी, पहले बात तो आपने बोला कि आतंकवाद खत्म हो चुका है, ये हम सोचते थे। तो मेरा ये पहले भी मैंने आपके चैनल पे ये बोला है आपके दर्शकों के लिए कि आतंकवाद एक ऐसी चीज है जो कहीं पे शुरू होती है। वर्ल्ड ओवर देख लीजिए, पिछले 1000 साल की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं, जहां एक बार इंसर्जेंसी शुरू होती है वो खत्म नहीं होती है। इट्स ओनली ए शेड, सुलगती जरूर है। तो जहां तक जम्मू की बात है, तो इसका मैं सिर्फ मानता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक प्रेशर था स्ट्रैटेजी बदलने का, क्योंकि 370 के बाद जब यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन करना शुरू हुआ, जो आपसी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनका तालमेल शुरू हुआ यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स की वजह से, जो पहले नहीं होता था। तो उसके बाद पहले कश्मीर पे शिकंजा कसा गया, फिर राजौरी पुंछ पे किया गया। तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं था जम्मू की तरफ आने में। और ऊपर से आपने ठीक बोला, अमरनाथ यात्रा चल रही है, जो अगेन एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है। तो मतलब कि सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो फोकस होगा वो उसके ऊपर होगा। अब जो जहां तक जम्मू का सवाल है, तो मैं पहले भी बोलता हूं, दोबारा बता रहा हूं कि जम्मू का एक ऐसा रीजन है जहां पे गुजर बकरवालों के माइग्रेशन रूट्स हैं, जो वो साल में 2 बार ऊपर नीचे जाने के लिए यूज करते हैं। और ये रूट सारे जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड है, वो स्पार्सली पॉपुलेटेड। जैसे कठुआ डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा, जो सदर्न साइड ऑफ भद्रवा है, गंडोह वैली है, जय वैली है, ये सब यहाँ से निकल के जाते हैं किश्तवाड़ की तरफ, वहां से सिंथन पास और वैली के अंदर एंटर करते हैं। तो अभी ऐसा ये हुआ है कि इन्होंने 9 जून को जो पहले शुरू किया रियासी अटैक से, तो वो एक चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद जितने भी इंसिडेंट आपने अभी बोले हैं, 6 इंसिडेंट पिछले 1 साल में, 1 महीने में, वो सारे के सारे इंसिडेंट जो हैं वो प्रोएक्टिव नहीं थे। वो एक किस्म का गलती हो गई थी बाय दी टेररिस्ट जो यहाँ से ट्रांजिट कर रहे थे, वो ऑन दोस रूट्स, जो गुजरों के रूट्स थे, वहां डॉग्स वॉक्स बनी होती है, उनका काम आती है।
परंतु ये वाला जो इंसिडेंट आज कल रात को हुआ है, इसकी जो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, ये एक प्रोएक्टिव इंसिडेंट था, जो एक चिंता की बात है। परंतु ये क्यों हुआ है, इसका तरीका हम यही निकाल सकते हैं कि सब जगह पे उनको टाइटन कर दिया गया है। तो शायद ये एक जगह भी है, जैसे ये मछेड़ी की जगह की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके अगर देखा जाए तो एक तरह से बसंतगढ़ के साथ मिलती जुलती जगह है, और सामने सियोजदार है, फिर उसके बाद छत्रकला वाली वो जो है, और जो रेंज जाती है पदरी गली की तरफ और उस तरफ जाती है। तो ये एक इलाका था, सिक्लूडेड इलाका है। तो यहाँ पे उन्होंने अगर कोई घात लगा के हमला किया है तो ये एक डेफिनेटली चिंता का विषय है। परंतु मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खुद जा चुका हूं, और जितने भी यहाँ पे आरआर एलिमेंट्स, यहाँ पे तो कोई नहीं है, बट जिनका ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे भी डिस्कशन कर चुका हूं। और इवन पुलिस के जो एसपी लेवल के लोग हैं, उनके कौन कौन से थाना क्षेत्र में कहाँ क्या आता है और उनके पास क्या स्ट्रेंथ है इस एरिया को डोमिनेट करने की, वो मैं खुद देख चुका हूं। और ये बहुत ही इनएडिक्वेट है। ना पुलिस के पास स्ट्रेंथ है, ना आर्मी के पास स्ट्रेंथ है। अब इस एरिया को गार्ड करने के लिए हमें जरूरत है स्ट्रेंथ की, पर फिर भी पर्सनली स्पीकिंग एज एन एक्सपर्ट अगर आप मुझे पूछें तो यहाँ पे बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब, और हम अगर फोर्सेस को लगाएं तो वो गलत बात होगी। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि हम इंटेलिजेंस को ज्यादा पुख्ता करें, ताकि ये 2-2, 3-3 के जो ग्रुप में जो लोग निकल रहे हैं, अगर वो आर्मी या पुलिस की जो चौकियां हैं उनसे तो बच के निकलेंगे, परंतु सिविलियन से कैसे बचेंगे? कहीं पे उनको शेल्टर भी लेना पड़ेगा, कहीं मूव करेंगे तो लोग इसको देखेंगे भी। और आपने बोला लोकल गाइड्स भी हैं। अब लोकल गाइड्स में किसी भी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करता। देखिए, अगर आपके सिर पे कोई बंदूक की नोक रख दे तो आप क्या करोगे? अगर आपको कोई रेडिकलाइज कर दे तो आप क्या कर सकते हो? कोई आपको प्रलोभन दे कैश का, लालच दे पैसों का। मैंने देखा, पिछली बार हमने देखा 6,000 रुपए लेके उसने उनको गाइड किया था, यानी कि एज मच एज 6,000 रुपीज जो कुछ भी नहीं होता, पर वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए बड़ी रकम है। अब इस चीज को कैसे खत्म करें? इस खत्म करने का एक ही तरीका है, वो है हम एनहांस इंटेलिजेंस सोर्सेस। कल साहब, जिस तरह से ये कहा कि छठा वाकया हुआ ये, और पाकिस्तान का ड्रोन भी 10 मिनट तक ऊपर चक्कर लगाता रहा, उस पर फायरिंग ही चला गया, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से सीज फायर करके बैठे हुए हैं। कोई ना कोई तो है, चाहे वो टनल से आ रहा है, चाहे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, बीएसएफ है, ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। किस तरह से यहां पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जबकि इस वक्त हाई अलर्ट पे है सारा जम्मू कश्मीर, बिल्कुल इन्होंने हाई अलर्ट पे किया हुआ है, क्योंकि यात्रा है। ये तो है नहीं है कि यात्रा कश्मीर में, और उसको तो जम्मू से भी निकलना है, लखनपुर से भी क्रॉस कर रहा है, कठुआ भी क्रॉस करना है, जम्मू सांबा भी क्रॉस करना है। तो ये सब चीजों को देखते हुए क्या हमें पाकिस्तान के साथ वही नरम रुखी अपनाना रहेगा? आदर्शी 2-3 चीजें हैं जो ध्यान में आती हैं। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा ये शहीदों को, बेचारे को, हेड कांस्टेबल जमल सिंह, सुजान सिंह, गगनदीप, एक सूबेदार आनंद सिंह हैं, और आर्मी के नायक सागर सिंह, कार्तिक, इनकी शहादत हुई है। अब वो घिसा पिटा सेंटेंस कि ये शहादत ज़ाया नहीं होने जाएगी, वो ज़ाया नहीं होते होते अगर देखा जाए तो कोविड के बाद 2021 के बाद 20 वारदात नोटिसेबल वारदात हो चुके हैं। 43 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, वो आर्मी के हों या सीआरपीएफ के हों। और इतने इंसिडेंट, ये मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ, जिसमें रियासी, नौशहरा, ईर, रजौरी इलाके शामिल हैं। इन सब बातों को सोचते हुए एक पैटर्न सा मुझे उभरता नजर आता है। एक कोई नेता उठते हैं, वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए। चंद रोज बाद एक और नेता उठते हैं, वो कहते हैं जी ये तो बड़े शांत इलाके हैं, यहाँ से आप आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटा लीजिए, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप खुद कहते हैं कि ये एरिया शांत हो गए। पर मैं पूरी तरह सहमत हूँ ब्रिगेडियर धीमन से। ये जो शांत एरियाज की आप बात करते हैं, वहां पर फुट बूट्स ऑन ग्राउंड कितने हैं? क्या हम उन एरियाज को शांत समझकर और लापरवाह हो गए हैं? नहीं हुए होते तो शायद एक अकेला ट्रक
इस तरह से एम्बुश की चपेट में नहीं आता। दूसरी बात जो मैं पूर्ण तौर पर सहमत हूँ ब्रिगेडियर इंतिमान साहब से, वो है कि हमारा इंटेलिजेंस तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश है, उस तरफ शायद पूरी तरह तवज्जो नहीं है। और ये दुख की बात है कि आज भी मैं आपको 20 इंसिडेंट और 43 कैजुअल्टीज, डेड कैजुअल्टीज किल्ड इन एक्शन जम्मू रीजन की बता रहा हूँ, फिर भी हमारी समाचार पत्रों में, हमारी डिप्लॉयमेंट में, हमारी ट्रुप्स की एलोकेशन में आज भी ये कश्मीर प्रॉब्लम है। हम जम्मू प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, न समाचारों में करते हैं, न हमारा जो मीडिया है वो उसको पूरी कवरेज देता है, और उसी की ये कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ रही है। जब इन चीज़ों का कुछ लिंक अगर है कि आप पाकिस्तान से बात करिए, आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाइए, और उसके तुरंत बाद हीरानगर में घुसपैठ हो गया, उसके तुरंत बाद कठुआ में हो गया, ये आज से नहीं हो रहा। थोड़ा सा याददाश्त को पीछे लगाइए, हीरानगर सांबा एरिया में, हीरानगर में 2 फुल फ्लेजेड अटैक सांबा कैंटोनमेंट में हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नोचक में, कालूचक में अटैक हो चुके हैं, मामून कैंट पर अटैक हो चुके हैं, टांडा पर अटैक हो चुके हैं, ये जो अपना नगरोटा पर अटैक हो चुके हैं। तो अगर जम्मू के हर दिशा में चारों ओर अटैक हो चुके हैं, तो क्या इस समस्या को एक जम्मू रिलेटेड समस्या मानकर नहीं चलना चाहिए? क्या ट्रुप डिप्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं होना चाहिए? क्या हमारा सर्वेलेंस उस हिसाब से नहीं होना चाहिए? क्या हमारा सिक्योरिटी तंत्र इन एरियाज को टेकन फॉर ग्रांटेड मानने की जगह 5 टनल्स जो हमने पकड़े पिछले 2-2.5 साल में, वो सब बिटवीन हीरानगर और सांबा थे, उसके बाद भी हम लोग जागरूक नहीं होते? क्या वो टनल ऐसे ही बन जाते हैं? क्या उनके कुछ मददगार इस तरफ नहीं है? क्या वहां से जितने इन्फिल्ट्रेशन हुए और जो अटैक मैंने आपको अभी गिनाए, ये सब अटैक जो हुए ये उसी एरिया से इन्फिल्ट्रेशन करके हुए? क्या लोकल मददगार नहीं है? अगर है तो कितने पकड़े हमने और क्या सजा दी उनको? क्या हुआ उनका? हम बड़े फकर से अनाउंस करते हैं कि एक टनल हमने ढूंढ निकाली, शाबाश फलाने को जिसने टनल ढूंढ निकाली। अरे वो टनल का 2 महीने से बन रही होगी, बिल्कुल। वो 2 महीने हमने क्यों सोए रहे? क्यों बनने दी? कौन उनको मदद करता था और किसने उनको मदद की उस टनल के इस्तेमाल करने में? आज तक मेरी नजर में, जहन में ऐसे कुछ नाम नहीं आते जिनको हमने इसलिए अरेस्ट किया हो कि वो मददगार थे और एग्जेम्पलरी सजा उनको दी गो। और अगर हम मददगारों को नहीं पकड़ेंगे तो वो वेलकम रेड कारपेट इनको देते रहेंगे। वो इनको 6,000 के लिए हो, 10,000 के लिए हो, एक क्रॉस दी LOC या क्रॉस दी बॉर्डर मैरिज का रिश्ता हो, या होने वाली मैरिज का रिश्ता हो, या कोई और संबंध हो, या उनका मोटिवेशन हो, या उनका ब्रेन वॉशिंग हो, पर ये वारदातें तब तक चलती रहेंगी जब तक इन मददगारों को अब नए रूल्स के मुताबिक हम टेररिस्ट के बराबर समझकर उम्र कैद या सजाए मौत नहीं देंगे। इसके साथ ही मैं एक पूरी बात करूं 30 सेकंड और लेकर कि ये काफी नहीं है। ये जिस तरह से अब डेलिबरेट अटैक और अनाउंस करके टाइगर फोर्स की जी हमने ये किया, और अगर ऐसा हो रहा है तो इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, बालाकोट की तरह, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह, और बड़े तरीके फायर असॉल्ट हो सकता है। हमारे तीनों फोर्सेस इंक्लूडिंग नेवी एक्टिव हैं और इसकी सख्त प्यूनिटिव एक्शन
होने की सख्त जरूरत है, जिस पर भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए। शेख साहब, पिछले 30 सालों से ज्यादा हम लड़ रहे हैं एंटी टेररिज्म है हमारी स्टेट में। क्या 30 सालों के बाद भी हम ये नहीं सीख पाए कि कहां किस वक्त अटैक हो सकता है? मतलब बड़ी कश्मीर 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 करते रहे, आज तो जम्मू का वो सारा एरिया जो से हम पीसफुल कहते थे, जहां पे लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, वहां पे ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या आने वाला समय बताएगा? देखिए आदर्श जी, आपका जो सवाल है बहुत ही जायज सवाल है, और ये किसी भी शहरी जो आम नागरिक है उसके मन में ये सवाल आता है। परंतु देखिए, जहां तक इंसर्जेंसी के साथ लड़ाई का सवाल है, आपने 30 बोला, मैं इसको 40 बोलता हूं जी। 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस का, आई वुड से, अलॉन्ग विद द पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस इज अ वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी एज ऑफ टुडे, तो उसको भी मैं बगल में रखना चाहूंगा। इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक बहुत ही इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। परंतु पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम है क्या। इज इट अ मिलिट्री प्रॉब्लम, इंसर्जेंसी विद इन द कंट्री? नो, इट इज नॉट। ये मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, या रादर सोशल प्रॉब्लम है। परंतु इनिशियल स्टेजेस में कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में, किसी भी रीजन में मिलिट्री को ही यूज किया जाता है इसको क्वेल करने के लिए। मिलिट्री मीन सिक्योरिटी फोर्सेस इंक्लूडिंग पुलिस एंड व्हाटएवर यू हैव। तो उस केस में क्या है कि जो उसको, अगर मान लो ये प्रॉब्लम 100 के माप पे थी, तो इसको 80% तक कर्व कर दिया गया है। अब बाकी बचते हैं 20%। तो अब क्या है कि इसमें चेंजेस ऑफ स्ट्रेटजीज की इन्वॉल्वमेंट है। अभी प्योरली मिलिट्री करके इसको अगर आप चलेंगे तो ये बाकी के जो 20% बचे हुए हैं ये आप नहीं पूरा कर सकते। यहां पे आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन भी लाना पड़ेगा। और अगर मिलिट्री की ही बात करें तो मिलिट्री को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है। अभी यहाँ पे अगर हम कॉर्डन सर्च करते हैं, एरिया डोमिनेशन करते हैं, वो फिजिकल एरिया डोमिनेशन से अब हमें जरूरत है इंटेलिजेंस डोमिनेशन करने की। इंटेलिजेंस से डोमिनेशन करने के साथ साथ मैंने ये भी बोला कि दैट इज वन वे विच वी हैव टू स्ट्रेंथन, कि हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज को और स्ट्रांग करें। प्लस उसके साथ साथ अभी स्टेज ये आ गई है कि हमें लोगों की भागीदारी चाहिए, सिविलियंस की भागीदारी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जान किसकी जानी है बम ब्लास्ट में? वो बेचारे निहत्थे सिविलियंस हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। अब वो अगर हम स्टेज पे पहुंचे हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन की जो वायबिलिटी है वो, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि वो खत्म हो गई है, चलो खत्म नहीं, बहुत कम हो गई है, तो उसके लिए अभी जो हमें इसको और जो एडजस्टमेंट्स करनी है, वो शायद हमें पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, वो हमें इंटेलिजेंस सोल्यूशन चाहिए, वो हमें इकोनॉमिक सोल्यूशन चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं आज की डेट में, अगर हम जम्मू रीजन की भी बात करते हैं, तो हर एक शहरी की जिम्मेवारी है कि वो इसका भागीदार बने। अब इसको भागीदार कैसे बनाना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कोई तरीका सोचना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा मैं आपको। ड्रोन की बात करते हैं हम कि ड्रोन बहुत बड़ी थ्रेट है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आप मान लीजिए तवी किनारे जो आपकी हटमेंट्स हैं, सेटलमेंट्स हैं, किसी भी छत के ऊपर से एक ड्रोन उड़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी उड़ाएगा, कोई सेंसिटिव, जैसे सतवारी अटैक हुआ था जो एयरपोर्ट के अंदर हुआ था, डिफेंस इंस्टॉलेशन के अंदर हुआ था, वो उड़ा के विद इन 5 मिनट्स अटैक करके, जब नीचे शोर मचा हुआ होगा भाई क्या हुआ, वो भी भीड़ में घूम जाएगा, वही बोलेगा क्या हुआ बताओ। तो ये चीज अगर आप सोचो कि पुलिस आगे पकड़े या मिलिट्री आगे पकड़े या आर्मी पकड़े, नहीं पॉसिबल। ये वहां के आसपास के रहने वाले लोग हैं, अगर वो देखते हैं भाई ये क्या कर रहा है, ये अगर बोलेंगे वो टोटली अननोटिस गया, वो मैं मानने को तैयार नहीं। तो सिटीजन की भागीदारी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर इतने साल जो रहा, उसमें हम कह सकते थे कहीं इनको लोकल सपोर्ट मिल रही है। वहां के जो लड़के हैं वो बाहर आ रहे हैं, आए भी, गए भी, मारे भी गए, खत्म भी हो गए। लेकिन जम्मू के अंदर ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। जम्मू के अंदर यहाँ का लोकल यूथ हमेशा नेशनलिस्ट, कभी भी उन्होंने किस तरह का साथ देने की जरूरत नहीं समझी। और सबसे बड़ी बात है कि ये इलाका जो है, यहाँ की पुलिस जो है, उनके चप्पे चप्पे का जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, आर्मी यहाँ पे गश्त करती है, सब चीजें पता है, फिर उसके बावजूद भी ये ऐसे कांड हो जाते हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही बोला, हम लोग नेशनलिस्ट हैं, जम्मू वाले स्पेशली। परंतु मेरे को यह बताइए, हम जम्मू वाले गरीब नहीं हैं, हम लोग गलेबल नहीं है। अगर मेरे कनपट्टी पे आगे बंदूक रख दे तो मैं क्या करूंगा? और मैंने बोला 6,000 रुपए लेकर के उसने गाइड किया, ये हमारे पास रियासी वाला मिला। 6,000 रुपया क्या चीज होती है? अगर हम 6,000 रुपए के लिए अपने देश को बेच सकते हैं, इसका मतलब कि हम गरीब लोग हैं, या हमें वो उतनी समझ नहीं है, या हम रेडिकलाइज्ड हैं, या फिर हम गन से डरे हुए हैं। तो फिर बात आ जाती है पॉलिटिकल सोल्यूशन की
कि आप ऐसा कोई एक सिक्योरिटी का तंत्र प्रयोग करें जिसमें सबकी भागीदारी हो और सबके एक दूसरे की मदद करें और खुल के सामने आए और इन टेररिस्ट से लड़ें। कल साहब, पोलिटिकल सोल्यूशन, क्या पाकिस्तान से बात करना पोलिटिकल सोल्यूशन है? क्या हम समझेंगे कि अपने अपने हथियार हमने नीचे पहन दिए, पाकिस्तान पे हावी हो गया है? क्या उसका सीजफायर देखते रहना कि हमारी जमीन पे खेती बाड़ी नहीं हो रही, फसल नहीं उगा रहे, इसलिए सीजफायर जरूरी है? क्या ये नहीं है कि पाकिस्तान को कुचला जाए? इसका जवाब उसे इसी रास्ते से दिया जाए, इसी तरह दिया जाए, फिर एक बार वो स्ट्राइक द्वारा की जाए। फिर क्या आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जम्मू का जो रियासी की वारदात जो है वो एक युद्ध का पहलू बन जाए। आदर्श जी, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, बात अपनी जगह सही है। मैं जो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूं उसको इन्वोक करने के लिए पॉलिटिशियंस को फील्ड में आना पड़ेगा, जो आज तक मुझे एक शख्स नजर नहीं आया। इंग्लैंड में वर्ड कॉप पुलिस वालों के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट इज ए कॉप? सिविलियन ऑन पेट्रोल। जब पूरी फौज सेकेंड वॉर में लगी थी तो अनलॉफुल एलिमेंट्स ने चोरी और छुट छुट डेकोइटीज वेलेइंग शुरू किया और लोकल लीडर्स खड़े हुए अच्छे एबल बॉडीज शहरीज को इकट्ठा किया और नाइट में वो पेट्रोलिंग करते थे सिर्फ चोरी चकारी बचाने के लिए। मुझे बताइए, 40 साल गिरधमान साहब ने कहा से हम इससे जूझ रहे हैं। एक पॉलिटिशियन बता दीजिए जिसने किसी भी गांव में, किसी भी पब्लिक मीटिंग में, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी मीडिया में ये कहा हो कि मैं आपका लीडर हूं, मेरे साथ चलो, हम पेट्रोलिंग करेंगे कैंट्स के आसपास, वनरेबल एरियाज के आसपास। आज तक किसी ने ये आवाज उठाई? लेकिन पॉलिटिशियन ने हमें डराया, हमें धमकाया, यही किया काम। ये कहते हैं उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, ये उनके पास आइटम बम पड़े हुए, बड़े-बड़े पड़ी हुई हैं। तो ये भाषा पाकिस्तान की बोल रहे हैं, बजाय इसके कि मैं वक्त 47 में छोटा सा था। तारीफ करता हूं उस वक्त की पॉलिसी की जब शेख साहब उठकर खड़े हुए थे, हमलावर, होशियार, हम कश्मीरी हैं तैयार, वो डंडे पकड़े होते थे। क्या वो स्पिरिट तबाह हो गई है? क्या हमारे पॉलिटिशियंस उससे कोई सबक नहीं ले पाए? आज उन्हीं के साहबजादे कहते हैं कि एटम बम आ जाएगा। वो चूड़ियां, अरे आपने चूड़ियां पहनी हुई हैं, उन्होंने पहनी है या नहीं पहनी, और आप चाहते हैं हम भी चूड़ियां पहन लें। कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा है जिसने वो बात कही हो जो मैं कह रहा हूं, जो भिड़े साहब कह रहे हैं, जो आप पूरी तरह महसूस कर और एग्री कर रहे हैं कि आज पब्लिक को मैदान में आने की जरूरत है। और पब्लिक मैदान में कैसे आएगी जब तक पब्लिक लीडर्स बाहर नहीं निकलेंगे? यहाँ मैं एयर कंडीशन कमरे में बैठकर कि शहादत जाया नहीं जानी चाहिए और ये कर दो और भारत सरकार ये कर दे और फौज ये कर दे। अरे आप क्या कर रहे हो? आप किस बात के वोट मांगने आते हो? आपका फर्ज नहीं है कि कमिटीज बनाएं, आपका फर्ज नहीं है कि जागरूकता लाएं, आपका फर्ज नहीं है कि देश की रक्षा में कुछ एज सिविलियंस बिना हथियार उठाए योगदान करें, प्रोत्साहन दें। आपका फर्ज नहीं है स्कूलों कॉलेज में जाकर ये जागृति पैदा करें, पर नहीं करते। एयर कंडीशन कमरों से बयान देते हैं। सॉरी, मैं ये कहना चाहता था कि जहां तक हम पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, अभी कल मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पोस्ट देखा जिसमें किसी आदमी ने, ऑफ कोर्स किसी पॉलिटिशियन ने ही एक बयान दिया और उन्होंने ब्लेम किया गुजरों को कि ये गुजर बकरवाल जो है ये असिस्ट कर रहे हैं। पर मेरा ये कहना है कि ये गुजर बकरवालों का माइग्रेशन रूट जरूर है
और हो सकता है कि किसी को रेडिकलाइज करके या गन दिखा के या पैसे दे के किया हो, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गुजर बकरवालों ने हिल काका में क्या किया था, राजौरी सेक्टर में, उनकी कुर्बानियां नहीं भूलनी चाहिए। गुजर बकरवाल एंटी इंडिया नहीं है जो उनको बताया जा रहा है, ये हमारे समाज को, पब्लिक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसने भी बयान दिया, मैं नाम नहीं लूंगा, ये हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर हम ये बोलें कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो वो भी बिल्कुल गलत है। मोदी जी ने बालाकोट किया, उड़ी किया। अब देखिए इस किस्म की स्ट्राइक्स इंटरनेशनल लेवल पे क्या मीनिंग रखती हैं। हालांकि हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने स्ट्राइक पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं करी है, हमने स्ट्राइक करी है पाकिस्तानी मिलिटेंट कैंप्स के अगेंस्ट, तो वी जस्टिफाइड दैट। मगर हम इसको, अब जो हमारा स्टेचर बढ़ता चला जा रहा है वर्ल्ड ओवर, अब हमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी है। मेरे को किसी दिन किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि हम कब स्ट्राइक कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, मैंने कहा जब हम गरीब थे, पिछड़े थे, तब हम खुल के कर सकते थे, नॉर्थ कोरिया की तरह जो मर्जी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हम अमेरिका की तरह एडवांस्ड हो जाएं कि हम जो मर्जी करें कोई। अभी हम बीच में अटके हुए हैं, तो यहां हमको जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ के उठाना है। और अब उन्होंने बोला फिर क्या भारत सरकार क्या नपुंसक है क्या, यही वर्ड यूज किया। मैं कहा नहीं, आपने सुना होगा पाकिस्तान में जितने भी एंटी टेरर ग्रुप्स है, एंटी इंडिया, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हड़कंप मचा हुआ। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इंडिया की रॉ ये कर रही है। इवन खालिस्तानियों के अगेंस्ट जो हो रहा है, कैनेडियंस बोल रहे हैं। अब देखिए, मैं साफ बताना चाहता हूं आपको, अब रॉ कर रही है या नहीं कर रही है, ये सवाल जयशंकर साहब से भी पूछा गया था। उन्होंने बोला था फॉरेन ऑफिस कभी भी कमेंट नहीं करता देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर। अब इसका क्या मतलब निकलता है? मैं मतलब ये निकालना चाहूंगा एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, कि ये हमारी रॉ ही कर रही है। मगर वो मुझे मानने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे देश का जो माइंडसेट है, एक हमारे प्रधानमंत्री बने थे थोड़ी देर के लिए, उन्होंने क्या किया, रॉ को डिसबैंड कर दिया। एंड रॉ जो है एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक सोर्स क्रिएट करने में 15-20 साल लगते हैं। पैसों की बात नहीं है कि आप $1 बिलियन फेंकेंगे तो आपकी रॉ खड़ी हो जाएगी। तो वो उन्होंने तंत्र को तबाह कर दिया। और क्यों किया, किसके इशारे पे किया, अलग सब्जेक्ट है। परंतु आज अगर मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में वही टेररिस्ट एलिमिनेट हो रहे हैं जो एंटी इंडिया है, तो आई एम श्योर रॉ कर रही है, ना, आई एम वेरी हैप्पी मैन। तो ये हमारी गवर्नमेंट की एक पॉजिटिव है जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी पब्लिक में, और जो ऑपोजिशन है उसके पास एमिनेशन मिल जाएगा अटैक करने के लिए। बट फिर भी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, मान लो कल को कांग्रेस गवर्नमेंट भी आती है, या कांग्रेस गवर्नमेंट थी इतने साल पार में, तो वो कभी एडमिट नहीं कर सकते थे कि हमारी रॉ या आईबी जाके कोई ऐसी एलिमिनेशन कर रही है, बिकॉज ये एक किस्म का एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट बन जाता है। तो बहुत से काम आउटसोर्स करे जाते हैं, आउटसोर्स करके दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। कर्नल साहब, मैं दोनों से यह जानना चाहता हूँ, ये जो टेररिस्ट आए हैं वो मिस्टर इंडिया तो थे नहीं कि छुप के आए, किसी को दिखाई नहीं दिए, बॉर्डर क्रॉस किया है, टनल से आए हैं, कहां से आए हैं, हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से निकलते 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 कहां पहुंच गए वो? क्या इतने रास्ते में किसी गांव में किसी ने नहीं देखा उनको? क्या किसी ने खाना नहीं दिया? क्या कहीं उन्होंने पानी नहीं पिया? कहीं वो रुके ना हो? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल यही बात है। वही टेररिस्ट है जिन्होंने हीरानगर में अटैक किया था, अब तक छुपे बैठे और कहां छुपे बैठे अभी तक पता नहीं चला। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, वो मिस्टर इंडिया नहीं है, बट वो जिहादी हैं। उनको 72 हुर्रे चाहिए, उन्होंने जन्नत में जाना है, उनको वो चाहिए, और वो जान देने को आए हैं। और 2-2, 3-3 बंदे अगर निकले हैं तो उनको स्पॉट करना फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, लेट मी से, इम्पॉसिबल काम है। आई मे बी क्रिटिसाइज्ड फॉर दिस, बट एट द सेम टाइम इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जनता की भागीदारी मुझे चाहिए इस ऑपरेशन में, अदरवाइज इसको हम नहीं खत्म कर सकते। अगर जनता साथ में नहीं आएगी, जैसे आपने बोला क्या किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने उसको खाना नहीं खिलाया, तो किसी ने तो करा होगा, किसी ढाबे पे उन्होंने चाहे रोटी भी खाई होगी, कम से कम उनकी शक्लें, वो लोकल पॉपुलेशन में तो मर्ज नहीं कर सकते, उनकी शक्लें, उनका बोलने का ढंग, उनका एक्सेंट, अगर यह बोला किसी सिविलियन नहीं देखा तो ये तो मानने को तैयार ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि सिविलियंस को आप एक ऐसा तंत्र दें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पार्टिसिपेट करे, भागीदारी करे, और इक्वल भागीदारी करे, क्योंकि ये जो 20% या 10% बाकी बचा हुआ है उसको भी हम एलिमिनेट करें। और उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप का बाहर आना, बहुत जरूरी, आम पब्लिक को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि बहुत दुख हुआ और बहुत हुआ और मीठे मीठे बातें और शहादत जाया नहीं होगी और ये सब बातें कर कर और मामला खत्म हो गया टिल द नेक्स्ट इवेंट टेक्स प्लेस। बिल्कुल, जो हालात बने हुए इसको सामने आ रहे हैं
कि एक महीने के अंदर अंदर रियासी हो रहा है, रजौरी हो रहा है, हीरानगर हो रहा है, कठुआ हो रहा है, अब बिलावर मछेड़ी में हो रहा है, तो कल कहीं और भी हो सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आज से ही हमारी जो जनता है, जिस तरह आपने कहा, सिविलियंस को आगे आना पड़ेगा, उनको सब देखना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, ऐसी दुर्घटना ना घटे। इसके लिए हमें अपनी सोच बनानी पड़ेगी, ना कि सिर्फ सेना और पुलिस सुरक्षा बल के ऊपर ही भी डिपेंड करना पड़ेगा। प्रिंट साहब, करण साहब, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।